हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। तो जैसे कि देखते हैं इसको, अगर हम इसको डिफिनेशन देते हैं तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर क्लियर पार्ट ऑफ द ब्लड। यह क्या है, एक ब्लड का पार्ट है जिसमें क्या बोलते हैं कि जब WBC और RBC और प्लेटलेट को सेपरेट कर लेते हैं तो बाकी जो मटेरियल बचता है वह क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। यह एक ब्लड का पार्ट है। देखते हैं इसका आज कंपोजिशन क्या होता है। तो ब्लड प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.0222 to 1.026 होता है। यह हुआ मेरा प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम लोग देखेंगे इसका कंपोजिशन क्या होता है, जैसे ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, से कंपोनेंट्स होते हैं, देखते हैं हम लोग। प्लाज्मा में होता है सॉलिड कंपोनेंट होता है, सॉलिड्स होते हैं, वाटर होता है और गैस होता है। सॉलिड कंपोनेंट की मात्रा कितना होता है, तो जो प्लाज्मा होता है उसमें सॉलिड कंपोनेंट जो होते हैं वह 7 to 8% होता है। बाकी जो बच गया वह क्या होता है, वाटर होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट कितना होता है, 92 to 93%। क्या होता है, प्लाज्मा में सॉलिड कंपोनेंट होता है जो 7 से 8% होता है, और जो वाटर होता है वो 92 to 93% होता है। गैस होता है, गैस बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। जिसमें कौन कौन से गैस होता है, तो जैसे कि इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और नाइट्रोजन होता है। गैस में कौन कौन से गैस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है। अब देखते हैं सॉलिड कंपोनेंट जो होता है प्लाज्मा का, उसमें क्या क्या होता है। सॉलिड कंपोनेंट में होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो दूसरा होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से आते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से आते हैं, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो पार्ट आता है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है ब्लड प्लाज्मा में। तो देखते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले 1 नंबर पर होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में अल्बुमिन होता है, और क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है, और एक और कंपोनेंट होता है जो कि फाइब्रिनोजेन होता है। अल्बुमिन कितना होता है, अल्बुमिन जो होता है वो 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद से अल्बुमिन हो गया। अब ग्लोबुलिन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है 2.0 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद से फाइब्रिनोजेन कितना होता है, फाइब्रिनोजेन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, फाइब्रिनोजेन होता है 50 to 200 mg पर डेसीलीटर।
जो फाइब्रिनोजेन होता है वह 50 to 200 mg पर डेसीलीटर होता है। यह हुआ प्लाज्मा प्रोटीन्स। उसके बाद से और कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि उसके बाद से होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में क्या होता है, एमिनो एसिड में इसेंशियल एमिनो एसिड होता है, इसेंशियल एमिनो एसिड होता है, और दूसरा होता है जो कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड होता है। देखिए इसेंशियल इम्यूनो एसिड कितना होता है, जो इसेंशियल इम्यूनो एसिड होता है उसकी संख्या होती है 10, और जो नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड होता है उसका संख्या कितना होता है, 11 होता है। दोनों का रोल क्या होता है, जो इसेंशियल एमिनो एसिड है और जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, दोनों का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मिलकर के एमिनो एसिड मिलकर के ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसेंशियल का मतलब होता है वैसा एमिनो एसिड जिसकी फॉर्मेशन हमारा शरीर खुद करता है, उसे एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, और वैसा एमिनो एसिड जिसका फॉर्मेशन हमारा शरीर खुद नहीं करता है, जो कि बाहर से हमको किसी कंपोनेंट के थ्रू हमको लेना पड़ता है, वह क्या होता है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। उसके बाद से देखते हैं क्या होता है। उसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 70 to 120 mg पर डेसीलीटर। यह हो गया मेरा क्या, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज। उसके बाद और क्या होता है, और होता है जो कुछ इंटरनल सिक्रीशन होता है, जैसे यह ब्लड का पार्ट है, प्लाज्मा, प्लाज्मा ब्लड का एक पार्ट है, तो उसमें शरीर में कुछ इंटरनल सिक्रीशन होते रहता है जो कि ब्लड में होता है। जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही सिक्रीशन करते हैं। वो जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, वेरियस टाइप्स के बहुत सारे हार्मोन होता है जिसका सिक्रीशन करते हैं, वही होता है इंटरनल सिक्रीशन। तो इंटरनल सिक्रीशन में क्या होता है, इंटरनल सिक्रीशन, इंटरनल सिक्रीशन, इंटरनल सिक्रीशन में क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद से अब देखते हैं और क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इंटरनल सिक्रीशन हो गया। उसके बाद से और है फैट। अभी यह ऑर्गेनिक पार्ट में है, यह ऑर्गेनिक्स कंपोनेंट्स है, उसी का है या उसी में इतना सारा कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फैट। फैट में कौन कौन से फैट होते हैं, जैसे कि जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। उसके बाद से फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या होता है और ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड्स का नॉर्मल रेंज क्या होता है, उसको देखते हैं। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन में प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज होता है वह लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होता है, यानी 200 से कम होना चाहिए नॉर्मल में। अगर इससे बढ़ता है तो वह बीमारी है और उसका अलग से ही ट्रीटमेंट है। जैसे उसके बाद से ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, लेस देन 150 mg पर डेसीलीटर। उसके बाद से फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 50 to 200 mg पर DL। यह हो गया क्या मेरा फॉस्फोलिपिड्स। अब देखते हैं और क्या होता है।
अब होता है जो कि कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। नॉन प्रोटीन्स पार्ट होता है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, वह जो वैसा कंपोनेंट, वैसा पार्ट जो उसमें कि प्रोटीन नहीं है, वह नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। जैसे कि इसमें जो प्रोटीन अल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजेन है, उसके बाद से इसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन इसेंशियल है, उसके बाद से ग्लूकोज, हार्मोन्स, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। और जो नॉन इसेंशियल, जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, वह क्या है, कैटाबॉलिक प्रोडक्ट है। जैसे में अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, यह जो होता है वह नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। यह प्रोटीन का आफ्टर कैटाबोलिज्म, जब प्रोटीन कैटाबोलाइज्ड होता है तब यह सबका इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अमोनिया, उसके बाद से क्रिएटिनिन, यूरिया, उसके बाद से यूरिक एसिड, ये सब कैटाबोलिक प्रोडक्ट है। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, अमोनिया का 15 से 45 mg पर डेसीलीटर। लोअर साइड होता है वह 0 होता है। और हमारा जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट है उसका अगर रेंज घटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बढ़ता है तब प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इसमें क्या है, इसका लोअर वैल्यू क्या है, अप टू 1.2। उसके बाद से देखते हैं यूरिया का नॉर्मल रेंज क्या होता है, अप टू 45 mg पर डेसीलीटर। उसके बाद से यूरिक एसिड का कितना नॉर्मल रेंज होता है, अप टू 7.0 mg पर डेसीलीटर। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अब कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और उसका वर्क क्या होता है देखते हैं हम लोग। एंजाइम्स में क्या होता है, एंजाइम्स में जो होते हैं वह एमाइलेज होता है, उसके बाद से लाइपेज होता है, लाइपेज होता है, उसके बाद से अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, इसको शॉर्ट में ALP लिख देते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। उसके बाद से प्रोटीएज होता है, उसके बाद से क्या होता है, स्टोरेज होता है। देखिए यह जो एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम्स जो होता है हमारे शरीर में, यह जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा होता है हमारे शरीर में, बहुत सारा एक समय में लाखों के लाखों हमारे शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शन होते रहता है। जैसे क्रेब साइकिल चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, लिपिड्स का हो रहा है, बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रहा होता है। उसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जो एंजाइम्स होते हैं उस रिएक्शन को एक्सेलरेशन का काम करता है, एक्सेलरेट करता है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्रोटीएज और स्टोरेज। बहुत सारा और भी एंजाइम्स होते हैं। जैसे देखते हैं इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज का नॉर्मल रेंज होता है 110 to 110 यूनिट पर लीटर। उसके बाद से लाइपेज जो होता है, लाइपेज का नॉर्मल रेंज क्या होता है, लाइपेज का नॉर्मल रेंज होता है 20 to 120 यूनिट पर लीटर। उसके बाद से अल्कलाइन फॉस्फेटेज का कितना होता है, 20 to 140 यूनिट पर लीटर। ये सब एडल्ट में है। बच्चा में क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का नॉर्मल वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज रहता है, यानी ज़्यादा रहता है। प्रोटीएज है और स्टोरेज है। जैसे प्रोटीएज है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन में प्रोटीएज हेल्प करता है, और स्टर्स को तोड़ने के लिए स्टोरेज होता है। और ये हो गया मेरा क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एक और होता है जो कि यहाँ पे लिख देते हैं, एक और एंटीबॉडीज होता है। एंटीबॉडी, जैसे एंटीबॉडी में वेरियस टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं जो कि हमारे शरीर में
लड़ने का काम करता है, डिफेंस का काम करता है। जैसे कि जो एंटीबॉडी होता है वह क्या होता है, एक ग्लोबुलिन्स है, या टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन किया हुआ ग्लोबुलिन्स है, किसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में। तो देखते हैं कि एंटीबॉडीज में कौन कौन से एंटीबॉडी होते हैं, जैसे कि IgG, IgM, IgE, IgD, IgA। 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं, IgG, IgM, IgE, IgD और IgA। ये रहा मेरा क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो इतना रहता है हमारे शरीर में, प्लाज्मा के सॉलिड कंपोनेंट में ऑर्गेनिक। उसके बाद से अब देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन सा होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, देखते हैं सोडियम का नॉर्मल रेंज क्या होता है। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा जो होता है उसमें सोडियम का नॉर्मल रेंज क्या होता है। सोडियम जो होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर ml होता है। उसके बाद से पोटेशियम जो होता है 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर ml। क्लोराइड होता है 90 to 108 मिली इक्विवेलेंट पर ml। उसके बाद से कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम 8 to 11 mg पर dl। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल रेंज क्या होता है 21 to 28 मिलीमोल पर ml। कॉपर का नॉर्मल रेंज कितना होता है 100 से 200 mg पर dl। उसके बाद से आयरन का कितना होता है 50 to 150 UG पर ml, माइक्रोग्राम पर ml। उसके बाद से होता है मैग्नीशियम का 1.5 to 2.G पर ml। ये हुआ मेरा और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, कॉपर, आयोडीन। उसके बाद से आयरन और मैग्नीशियम होता है, और सबका ये हो रहा है नॉर्मल रेंज। तो हम लोग आज देखा क्या कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है और उसका कंपोजिशन क्या होता है, और उस कंपोजिशन में जो जो कंपोनेंट होते हैं उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और उसमें देखेंगे एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन में जो अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन होता है उसका क्या काम होता है, कौन कौन से कितने टाइप्स के अल्बुमिन होते हैं, कितने टाइप्स के ग्लोबुलिन होते हैं, फाइब्रिनोजेन का वर्क क्या होता है, सबको अलग अलग एक एक क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।